स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज विद इट्स शॉर्टकमिंग्स, जो कि मैंने लिया है फ्रैंक आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स की बुक से। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 13 मनी, मीनिंग एंड फंक्शन से रिलेटेड है। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ क्या थी, और मनी का जो कंसेप्ट है वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो चलिए आइए पहले हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। बार्टर सिस्टम के मतलब को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बार्टर सिस्टम और बार्टर इकोनॉमी का कंसेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें पता है, इन द प्रिमिटिव ईयर्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन, लोगों की जो नीड्स होती थी वो बहुत ही फ्यू और सिंपल होती थी, और वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होते थे अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल करने में। उनको जो भी चाहिए होता था वो खुद ही अपनी नीड्स को पूरा कर देते थे। इफ़ दे वांट फूड, दे हंट द एनिमल, दे जस्ट ईट द फ्रूट्स टू फुलफ़िल देयर फूड नेसेसिटी। दे कैन मेक देयर क्लोथ्स बाय देयर ओन, अपने आप ही क्लोथ्स बना लेते थे। एंड इवन दे कैन मेक देयर हाउसेस बाय देयर ओन, अपने आप ही अपने घर वो लोग बना लेते थे रहने के लिए। तो बहुत लिमिटेड उनकी डिमांड्स थी, और वो इन सर्च ऑफ फूड मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होने लगा, उनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज आने लगी, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में नॉलेज आने लगी, तो वो लोग एक जगह सेटल डाउन होने लगे, और उनकी नीड्स भी डे बाय डे इंक्रीज़ होने लगी थी। पहले वो कच्चे घर बना लेते थे, फिर उनको पक्के घर की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एग्रीकल्चर की देख रेख करने के लिए उनको एक जगह रहना पड़ता था। तो इस तरह से धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी नीड्स एंड डिमांड्स भी बढ़ने लगी। उस समय उन्होंने सोचा कि हम लोग हर चीज़ तो नहीं बना सकते, तो क्यों ना हम डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दें। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि हम वो चीज़ें बनाएं जिन चीज़ों को बनाने में हम एक्सपर्ट हैं, और उन चीज़ों को अगर हम बार बार बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ होगा। तो जैसे उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी तो वो एक्सेस प्रोड्यूस करने लगे, और एक्सेस प्रोडक्शन करने के बाद में जो भी चीज़ें उनके पास में बचती थी आफ्टर हिज ओन रिक्वायरमेंट, वो उनको क्या करते थे, किसी और पर्सन के साथ में एक्सचेंज कर लेते थे, और अपनी जो अदर डिमांड्स वांट्स जो होती थी उनको फुलफ़िल कर लेते थे। तो यहीं से बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कंसेप्ट का इवोल्यूशन हुआ। उस बार्टर सिस्टम में लोग क्या करने लगे, दे कैन प्रोड्यूस और दे कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली फॉर द अदर गुड्स एंड सर्विसेज, और उसी इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल भी दे के रखा है। इफ़ फार्मर प्रोड्यूस wheat in excess of his own requirement, he may exchange it for some other goods, say cloth, which he require but he do not produce it himself. तो अगर एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया है और बहुत एक्सेस प्रोड्यूस किया है, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के बाद वो उसे उस पर्सन को सेल कर देगा जो पर्सन क्लोथ बनाता है। अगर फार्मर को क्लोथ चाहिए तो वो वीट के बदले क्लोथ को एक्सचेंज कर लेगा। तो यहीं से बार्टर सिस्टम इवॉल्व हुआ। बट इस सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी। तो इसी शॉर्टकमिंग्स की वजह से मनी का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। तो चलिए आइए जल्दी से समझ लेते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हमको बार्टर सिस्टम में फेस करने को मिली, और मनी का कंसेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ। Now, there are the 6 shortcomings of the barter system due to which the concept of money has evolved. सबसे पहली शॉर्टकमिंग और डिफ़िकल्टी बार्टर सिस्टम के अंदर ये थी कि लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल को इंसिडेंस मीन्स कि उस टाइम में जो लोग अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स को एक्सचेंज करते थे एक दूसरे के साथ, तो किसी भी पर्सन को वो पर्सन ढूंढना पड़ता था कि जो उसके बदले में उसके गुड्स को एक्सचेंज कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है और उसको क्लोथ चाहिए, तो सबसे पहले फार्मर को तो वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा कि जिसके जो लोग क्लोथ्स प्रोड्यूस करते हैं।
जब उसने वो पर्सन ढूंढ लिया तो उसके अंदर भी उसको बाइफॉर्केशन करना पड़ता था। उनके अंदर भी उनको वो पर्सन ढूंढना होता था जो कि क्लोथ के बदले वीट लेना चाहता है, क्योंकि अगर जो पर्सन क्लोथ प्रोड्यूस करता है और वो क्लोथ के बदले वीट को नहीं लेना चाहता, वो राइस को लेना चाहता है, तो यहाँ पे वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो दो ऐसे पर्सन ढूंढने पड़ते थे, यानी दो ऐसे पर्सन्स के बीच में एक्सचेंज पॉसिबल था जिनकी जो नीड्स हैं और वॉन्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। वीट के बदले क्लोथ चाहिए और क्लोथ के बदले वीट चाहिए, तो ही वहाँ पे जो है वो एक्सचेंज हो पाता था, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाता था। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर। जैसे आज के टाइम में हम मनी को यूज़ करते हैं एज अ कॉमन मेजर to buy the goods and services. Now, suppose if I'll say if there is a chocolate in a market which is rupees 100 rupees per unit, और अगर मेरे को 5 चॉकलेट्स खरीदनी है तो आई हैव टू पे 500। उस टाइम में क्या होता था, जो भी पर्सन जिस भी गुड्स को बनाता है और उसके अगेंस्ट में उसको जितनी भी गुड्स खरीदनी है, तो सबके अगेंस्ट में उसको अपने गुड्स की एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी इकोनॉमी में 10 गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं और मैं 11th गुड को प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि वीट है, तो अगर मेरे को वीट उन 10 गुड्स के साथ में एक्सचेंज करनी है, तो उन 10 के बदले में, यानी हर गुड्स की कितनी यूनिट्स के बदले में कितने यूनिट्स ऑफ वीट को मैं एक्सचेंज करूँगा, वो मेरे को डिटरमाइन करना पड़ता था, जो कि बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस था। थर्ड प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिविजिबल कमोडिटी। उस टाइम में कमोडिटीज़, जो कमोडिटीज़ इंडिविजिबल होती हैं, जैसे कि अगर हम एनिमल्स का एग्जांपल लिए, कि अगर किसी पर्सन को अपना एनिमल किसी और एनिमल के साथ एक्सचेंज करना पड़ता है, तो कुछ एनिमल्स की जो वैल्यूज़ होती थी उस टाइम बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। लाइक डोमेस्टिक एनिमल काऊ वगैरह है, हॉर्स वगैरह थे, उस टाइम उनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ होने लगी डे बाय डे। तो अगर किसी पर्सन के पास में, सपोज इफ आई से कि द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स इज इक्वल्स टू 2 काउ, तो अगर किसी को 1 हॉर्स खरीदना है तो उसके बदले उसको 2 काउ देनी पड़ेगी। और अगर किसी पर्सन के पास में एक ही काउ है और उसको हॉर्स खरीदना है, तो वो ऐसे नहीं बोल सकती कि आप मेरी एक काउ लेके और मेरे को हाफ हॉर्स दे दो, क्योंकि हम एनिमल्स को पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनडिविजिबल कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो पा रहा था, इवन विद द even not only with the indivisible commodities, with the divisible commodities also। अगर किसी को 1 बैग ऑफ व्हीट चाहिए, तो उसके बदले वो अपना पूरा का पूरा हॉर्स तो उसको एक्सचेंज कर नहीं देगा, है ना, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द 1 बैग ऑफ व्हीट। तो उस टाइम में वो अपने इनडिविजिबल कमोडिटीज़ को पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम थी लैक ऑफ रिलायबल मेथड ऑफ स्टोरिंग द वेल्थ। अब जब भी हम एक्सचेंज करते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, जैसे ही हमारी नीड्स वापस से, जैसे हमें पता है जो हमारी फूड्स की नीड है वो रिकरिंग इन नेचर है। वंस वी सेटिस्फाइड इट, आफ्टर दैट वी विल रिकर, आफ्टर दैट इट विल रिकर आफ्टर द सम टाइम। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था कि पूरे साल की वजह, जैसे एग्रीकल्चर वो लोग करते थे तो वो सीजनल होती थी, तो उस सीज़न में वो एग्रीकल्चर ग्रो करते थे जिस सीज़न में वो एग्रीकल्चर का क्लाइमेट होता था, और पूरे साल भर उनको वो स्टोर करके रखनी पड़ती थी। जैसे जैसे उनकी नीड्स अराइज होती थी वैसे वैसे उनको वो चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ती थी। तो उनको स्टोर करने के लिए उनको बहुत बड़े वेयर हाउसेस की ज़रूरत थी, बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत थी, जो कि उस टाइम बिल्ड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आज के टाइम में अगर हमें वेल्थ को स्टोर करना है तो हम उसको बैंक्स में रख देंगे, है ना, तो बहुत इजीली हम हमारी वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। बट उस टाइम में उनके जो गुड्स थे वही उनकी वेल्थ थी, और उनको स्टोर करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम जनक हो रहा था। अगला है डिफ़िकल्टी ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द फ्यूचर पेमेंट। लाइक आज हम फ्यूचर पेमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में इजीली एंटर हो जाते हैं। लाइक आज के टाइम में आपको पता होगा कि सब चीज़ें क्रेडिट पे मिलती हैं हमको, है ना। फॉर सपोज कि अगर मैं बैंक से 1 लाख रुपये का लोन लेती हूँ, तो फॉर 1 ईयर, तो बैंक को पता है आफ्टर ए ईयर मैं उनको 1 लाख रुपीज़ रीपे करूँगी अलॉन्ग विथ सम इंटरेस्ट। बट उस टाइम में क्या होता था कि कोई भी पर्सन अगर किसी और पर्सन से अपना कोई भी एनिमल बोरो करता था, सपोज ए
पर्सन एक्स ने पर्सन वाई से एक काउ को बोरो किया फॉर 5 years, और जब 5 years के बाद वो वही काउ उसके बदले में वो उसको कुछ इन द वे ऑफ इंटरेस्ट वो कुछ ना कुछ तो उसको देगा ही, कोई ना कोई कमोडिटी तो देगा ही उसको। बट जब वो आफ्टर द 5 years वो जो काउ है, जो कि इसमें प्रिंसिपल है, वो उसको रिटर्न करेगा, तो उसकी क्वालिटी, फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है वो काउ इतनी फर्टाइल ना हो, है ना, इतनी प्रोडक्टिविटी जनरेट ना कर पाती हो। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी हम कोई चीज़ किसी से बोरो करते थे, तो जब हम फ्यूचर में उनको रिटर्न करते थे, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी थी वो डिमिनिश हो जाती थी। अगला है लिमिटेड डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी हर पर्सन अपने ही एक काम में स्पेशलाइज्ड होके रह गया, है ना। तो उस टाइम बार्टर सिस्टम ने क्या किया, जो हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, इसको इस एरिया को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी जो पर्सन जो काम कर रहा है वो उसी काम में लगा हुआ है, वो कुछ और नया इन्वेंट करने की नहीं सोच रहे थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, और बार्टर सिस्टम की इन्हीं 6 शॉर्टकमिंग्स और प्रॉब्लम्स की वजह से मनी का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और बार्टर सिस्टम समझ में आया होगा। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी, उसकी डेफिनेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। तो वीडियो को मिस बिल्कुल ना कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन याद से दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।